Today discuss in this video law of chemical combination यानी कि रासायनिक संयोग के नियम। अब जो केमिकल कॉम्बिनेशन की बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या लॉ दिए हुए हैं उस लॉ को हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लॉ दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास होता है उसके कंजर्वेशन का लॉ है, यानी उसको सुरक्षित करने का नियम है। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो सब्सटेंस पाया जाता है, कोई भी जो चीज पाई जाती है उसके प्रोपोर्शंस की बात हुई है, उसका कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात हुई है। तीसरा लॉ जो दिया हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, यानी कि जो भी दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनके मल्टीपल फॉर्म की बात करेंगे इसके अंदर हम। नेक्स्ट है गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गैस जो रहती है उसके वॉल्यूम के ऊपर जो लॉ दिया हुआ उसको गैलुसेक लॉ कहते हैं। और लास्ट जो लॉ दिया हुआ है वो है एवोगाड्रो लॉ। तो टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 5 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ दिए हुए हैं। उन पांचों केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम इन सभी लॉ को एक साथ पढ़ते हैं। चलो अब हम चलते हैं सबसे पहले लॉ की तरफ। सबसे पहला लॉ क्या है उसकी तरफ आ रहे हैं। सबसे पहला जो नियम दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास होता है उसके कंजर्वेशन का लॉ है, यानी कि उस मास को सुरक्षित करने का नियम है। तो मास को सुरक्षित करने का क्या नियम है, किसने दिया है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम कहें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की बात करें हम लोग तो एनी सब्सटेंस एनी मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को हम ना तो बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्लियर है। ध्यान रखना ये लॉ सबसे पहले किसने दिया था, तो लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोजियर ने। नोट कर लो आप लोग, किसने दिया था, ध्यान रखना लेवोजियर ने ये लॉ दिया था। और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में, ये 11th की जो एग्जाम होती है उसके अंदर इसको पूछा जाता है कि ये लॉ किसने दिया था, तो लेवोजियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इसके एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि आखिरकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ क्या। देखो यदि हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखें और समझें, हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने लिया सपोज सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, यानी कि AgNO3 ले लिया, और इस सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने करवा दी पोटेशियम क्लोराइड के साथ, यानी KCl के साथ रिएक्शन करवा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बना वहां पर NO3 ने रिएक्शन कर ली K के साथ और Ag ने रिएक्शन कर ली Cl के साथ। तो प्रोडक्ट बना AgCl प्लस KNO3 प्रोडक्ट बन जाता है। तो यदि हम कहें कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में इन दोनों के यदि मास को हम कंपैरेटिवली वेट करें, तोल कर देखें, तो मास एक जैसा निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी मैटर को ना तो क्रिएटेड किया ना डिस्ट्रॉय किया, ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको कहा जा सकता है। तो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। और ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर ना तो बनता है ना ही खत्म होता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
सेकंड लॉ की तरफ चल रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड लॉ जो अभी हमने देखा है वो क्या है? तो अभी हमने कहा सेकंड लॉ जो है वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। तो देखो क्या है, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ की बात करें, सबसे पहले तो लॉ किसने दिया? तो लुईस प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। किसने दिया? लुईस प्राउस्ट ने। नोट कर लें आप लोग, लुईस प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया। किसने दिया? लुईस प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया और ये लॉ दिया गया था 1799 में। अब लुईस प्राउस्ट ने क्या कहा था? लुईस प्राउस्ट ने इस लॉ के बारे में बात कही थी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी केमिकल कंपाउंड को किसी भी सोर्स से हम ऑब्टेन कर लें, तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से ले लें और प्रिपेयर बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, किसी रासायनिक और भौतिक विधि से भी हम उसको बना दें, तो इट हैज ए सेम केमिकल कंपोजिशंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट्स बाय वेट। उसका केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संयोग हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे हमने कहा कि हमने वाटर मॉलिक्यूल की बात कर दी, अब हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 है, यानी कि 2 एटम तो हमारे पास हाइड्रोजन के और 2 एटम हमारे 2 एटम तो हाइड्रोजन को 1 एटम ऑक्सीजन का। अब इस वाटर को आप किसी भी सोर्स से ले लें, जैसे कुएं का पानी ले लिया, नदी का ले लिया, तालाब का ले लिया, महासागर का ले लिया, अपने टैप वाटर नल का पानी ले लिया, बोतल का पानी, तो कहीं का भी आप वाटर ले लो, उस वाटर का ऑलवेज फॉर्मूला क्या होगा? कांस्टेंट होगा या फिक्स्ड होगा। ठीक है, और ऑलवेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो 2:1 होगा, यानी हाइड्रोजन के नंबर्स ऑफ एटम ऑलवेज 2 होंगे और ऑक्सीजन के 1 होंगे। इसी प्रकार एक और फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात करता हूं मैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन तो यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। अब इस CO2 को आप किसी भी तरीके से बनाएं, मेरी इच्छा होगी कि मैं इस लकड़ी को जो डस्टर है उसको बर्न करके बनाऊं, पेपर को बर्न करके बनाऊं, किससे भी बर्न करके बनाएं, तो ऑलवेज जो CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसका फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 रहेगा और उसके अंदर कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 रेशो में रहेंगे। तो हम क्या करें? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लुईस प्राउस्ट, क्या कहा? केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, केमिकल कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से बनाएं और किसी भी मेथड से बनाएं तो केमिकल कंपोजिशन उसका ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या फिक्स रहेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन कह सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ, थर्ड लॉ की तरफ आ रहे हैं हम लोग। और थर्ड लॉ क्या है? देखिए हम लोग, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखते हैं मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शंस। तो क्या कहता है? मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। तो ये जो लॉ है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने इस लॉ को दिया था और 1803 में इस लॉ को डेवलप किया था। अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स की रिएक्शन कराएंगे, ये कह रहा है कि 2 एलिमेंट A + B की रिएक्शन हमने करा दी, तो व्हेन 2 एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर, 2 एलिमेंट्स A और B की जब हमने आपस में अभिक्रिया करवा दी, तो देखो क्या हुआ। जब हमने 2 एलिमेंट्स की आपस में रिएक्शन करवाई तो 2 एलिमेंट की रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो 2 और मोर देन 2 या 2 से अधिक भी बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके बाय वेट, यानी वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है जो आपस में कंबाइन हुए हैं वो ऑलवेज मल्टीपल फॉर्म में रहेंगे। क्या कहा जॉन डाल्टन ने? एक बार बता देता हूं।
उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेयर टू एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते टूगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, दो या दो से अधिक जो केमिकल कंपाउंड बनेंगे, तो बाय वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन द फिक्स्ड वेट ऑफ द अनदर, एक का जो वेट रहेगा वो दूसरे के वेट से फिक्स्ड हो जाता है। अब मैं एक रिएक्शन के थ्रू बात करता हूं, जैसे यहां पर हमने बात करी क्या, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए। जैसे पहला प्रोडक्ट बना दिया हमने N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। NO, दूसरा प्रोडक्ट बना दिया NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला N2O3 बना दिया, नेक्स्ट N2O4 बना दिया, अगला N2O5 बना दिया। तो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से 5 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस तरीके से हमने प्रोडक्ट बना दिया। अब बाय वेट बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो वेट होता है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और वेट होता है 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और वेट होता है 16। अब नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2, तो 14 प्लस 40 कितने हो गए, 28 हो गया नाइट्रोजन का वेट। ये नाइट्रोजन कितना 1 है तो 14, यहाँ पर 2 है तो 28, यहाँ पर 2 है तो 28, यहाँ पर भी 2 है तो नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 28। बाय रेशियो बात की जा रही है, बात कर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है तो 16, यहाँ पर कितनी आ गई 3 आ गई, तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। कितना हो गया 48, यहाँ पर 4 है 64 और यहाँ पर 5 है तो 16, 5 जा कितने हो जाते हैं 80 हो जाते हैं। क्लियर है। तो हमने ये एक इसका वेट के रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसको सिंपल करना है। कैसे सिंपल, जैसे यहाँ 14 लिखा है लेकिन सब इसको भी हाफ कर दें, तो हमने इसको आधा कर लिया, 28 का आधा कितना होता है 14 हो गया। यहाँ पर 14 ऐसा कैसे नहीं, इसको हमने चेंज नहीं किया, वापस इसको 14 कर लिया, इसको भी 14 कर लिया और इसको भी 14, इन सबको हमने हाफ कर दिया। जब इसको हाफ किया पहले को तो 16 भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो 8 हो गया, ठीक है। अब ये हाफ, इसको हमने कोई डिस्टर्ब किया, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसको हमने ऐसा कैसे लिख दिया। तीसरे के पास चलते हैं, ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा, तो ये क्या होगा 24 हो गया, 48 का हाफ हो गया। एटी का 40, 64 का 32 और 48 का 24। क्या यह मल्टीपल फॉर्म में है? तो बिल्कुल है। हमने क्या कहा था कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक होंगे, तो उनका जो रेशियो रहेगा बाय वेट वो मल्टीपल फॉर्म में रहेगा। तो देखो एक तो रेशियो फिक्स्ड हो गया सब 14 है, दूसरा देखो 8 की टेबल है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो 8 2 16, 8 24, 8 25 और 8 40, तो 8 की टेबल यहाँ पर आ जाती है। इसलिए इसको लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं हम, अब नेक्स्ट लॉ की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लॉ जो दिया था वो गै-लुसेक लॉ की तरफ आ गए हम लोग। फोर्थ लॉ, कौन सा लॉ, थर्ड के बाद आ गए फोर्थ लॉ की तरफ। चलो फोर्थ क्या है, गै-लुसेक लॉ। देखो जो 3 लॉ दिए ना उसमें अपने कहीं बाउंडेशन नहीं रखी, ये सॉलिड के लिए कि लिक्विड के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन, पर गै-लुसेक जो लॉ है वो किसके लिए है, ये स्पेशली किसके लिए हो गया, गैसों के लिए। तो गै-लुसेक लॉज ऑफ गैस इसके लिए दिया हुआ है, ध्यान रखना, गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। अब गै-लुसेक एक साइंटिस्ट का नाम, ये लॉ इनके ऊपर ही दिया हुआ गै-लुसेक। 1808 में इन्होंने ये लॉ दिया। अब इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने खास बात की, तो उस बात की तरफ हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा था कि जब 2 गैस आपस में कंबाइन होती है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, गैस। पहली बात है, इन्होंने कहा था कि गैस कंबाइन विद ईच अदर, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस कंबाइन विद ईच अदर,
तो जब दो अलग अलग गैस आपस में रिएक्शन करेंगे तो गैसेस कंबाइन विद ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। और कैसे कंबाइन होना चाहिए? उनके सिंपल रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। इफ प्रोडक्ट ऑफ द गैस, प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में ये जो रेशियो बनेगा ये सिंपल रेशियो रहेगा। एग्जांपल समझते, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका हमने कितना वॉल्यूम ले लिया? 1। यहाँ पे क्लोरीन का भी कितना वॉल्यूम हो गया? 1 वॉल्यूम हो गया। इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूल तो हमने किसका लिया? हाइड्रोजन का। एक मॉलिक्यूल किसका ले लिया? क्लोरीन का। क्या बन गया? तो 2HCl का फॉर्मेशन हो जाता। अब ये 2HCl कितने मोल वॉल्यूम बने हैं? तो 2 वॉल्यूम बने। ठीक है, कितने मोल बने हैं? तो 2 मोल बने। तो इन सबका क्या है? सिंपल रेशियो। तो हमने कहा कि व्हेन 2 molecule of gas combine to form another molecule of gas, it is a simple ratio by a volume। वॉल्यूम के फॉर्म में ऑलवेज क्या होगा? इनका सिंपल रेशियो रहेगा। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं गैलुसेक लॉ। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, हमारा लास्ट लॉ, 5th लॉ क्या है? देखो, एवोगैड्रो लॉ। अब क्या कहता है उसकी तरफ चलो। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने 1811 ने एडिंग 11 में लॉ दिया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एट इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर। दो बात, क्या? एट इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर। इन्होंने कहा कि इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ द गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसमें नंबर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या कहा गया? एक बार बताता हूं। एट ए इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, किसकी बात हुई? गैस के वॉल्यूम की बात हुई। उसमें जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल वो ऑलवेज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं, समझा? एट इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल्स। उसमें जो गैस के मोल्स है वो ऑलवेज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। और ये पांचों क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई होप आप लोगों को बेटर लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।